नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारकर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है, जिसके बाद देश भर में जश्न शुरू हो गया है। तो इसी कड़ी में इस मिशन से जुड़ी कानपुर शहर की रहने वाली विनती भाटिया का भी अहम योगदान इसमें रहा है। बता दें कि विनती भाटिया IIT कानपुर से PhD कर रही थी और इसी बीच 2016 में विनती भाटिया का चयन इसरो में हो गया। बता दें कि इस होनहार बेटी के घर पर लोग पहुंचे और इसरो में वैज्ञानिक विनती भाटिया के माता पिता को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद विनती भाटिया के घर पर एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ इसरो के वैज्ञानिक झूमते नाचते खुशियां मना रहे हैं और आस पड़ोस के लोग माता पिता को बधाई दे रहे थे, तो वहीं विनती के पिता भगवान शंकर के भजन सुनाकर बेटी की उपलब्धि का जश्न मना रहे थे। कहाँ पर पोस्टेड है? मेरा नाम किशन कुमार भाटिया है। मेरी बेटी है प्यारी विनती भाटिया, इंडियन है बंगलोर 2016 से, मतलब 15 लाख से माँ है और इसरो में वैज्ञानिक है। वो डिजाइनर पोस्ट पे है और वो वहाँ पे है जो उसने काफ़ी चंद्रयान जब से ये चल रहा था, पहले चंद्रयान 2 था तब भी थी और चंद्रयान 3 में थी। तो चंद्रयान 3 में उसने इतनी कामयाबी की कि कल जो 6:15 बजे लैंडिंग लोडर उतरा है चंद्रयान 3 पे, तो हमारी बेटी विनती भाटिया का पूर्ण सहयोग है और पूर्ण हमारे वैज्ञानिक जो हैं वहाँ के जितने भी समूह के लोग हैं, सोमनाथ और जितने भी मीटिंग और जितने भी वहाँ के सदस्य हैं या वैज्ञानिक हैं, सबका सहयोग, लेकिन मेरी बेटी का ज़्यादा है। कानपुर जिले की अरौल थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बरांडा गांव में छापेमारी कर 2 फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद वारंटियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष प्रेमचंद्र कनौजिया ने बताया कि बरांडा गांव निवासी दीपक और नरेश चंद्र को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बता दें कि दोनों वारंटी कई दिनों से फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में अरौल थानाध्यक्ष प्रेमचंद्र कनौजिया, मखनपुर चौकी प्रभारी राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल रामकरण और संदीप कुमार मौजूद रहे। कानपुर कटरी के तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी मुसीबत बन गया है, जिसके चलते गांव से पलायन तेज हो गया है। गांव के लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से तटवर्ती गांव में पलायन तेज हो गया है। भगवान दिन पूर्व के 118 परिवारों ने गंगा बैराज मार्ग पर शरण ली है, जिसमें 22 को शिविर में पहुंचाया गया। कटरी के 11 गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। डीएम के निरीक्षण के बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम तेज किया गया है। और आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद हरिद्वार और नरौरा से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से बिठूर के तटवर्ती गांव की मुश्किलें बढ़ रही। बाढ़ से शुक्लागंज के बीच पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है। बिठूर के तटवर्ती गांवों में पानी घुस गया। इससे ग्रामीण अपना गृहस्थी का सामान बाहर निकालकर बैराज मार्ग पर आशियाना बना रहे हैं। एडीएम वित्त राजेश कुमार ने बताया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए पूरी तैयारी है। संबंधित अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हैं और नाव के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अंदर जो हमने भगवान दिन पुरवा जो है उसको देखा है। गांव तो पूरी तरह सुरक्षित है, घरों में पानी नहीं है। ये है कि जो किनारे किनारे के घर थे, कुछ उनके जानवर जहां बनते थे, तो उस जगह पे पानी होने की वजह से ये लोग जो है अपना बाहर आ गए हैं। और गांव में हम लोग निरीक्षण करके आए हैं, गांव में घरों के अंदर पानी नहीं घुसा है। बीच में एरिया ऊंचा एरिया है, अगल बगल तो आ गया है पानी, लेकिन वो घरों में अभी नहीं पानी है। जिला प्रशासन और कन्नौज में लगातार बढ़ रहे अवैध अस्पतालों और पैथोलॉजी को लेकर स्वास्थ्य महकमे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिले के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले ने मरीजों को लूटने वाले अवैध अस्पतालों, पैथोलॉजी और दवाखानों को बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही एसीएमओ ने यहां होने वाली डेंगू की जांच को भी गलत बताया है। इनकी आप जांच करने के लिए हम लोग आए हैं। हमने 64 की पैथोलॉजी और 53 पैथोलॉजी को
दिया इनके कागज देखेंगे, नहीं तो 2 दिन बाद इनको बंद करवा देंगे। बाकी क्लिनिक भी देखिए 2-3, श्री राधे क्लिनिक, प्रतीक तंत्रता क्लिनिक, रवि क्लिनिक, इनको भी नोटिस दे के आए। अभी हम निकलेंगे, फिर 2-3 को और अभी देखेंगे कितना देखेंगे। और अब खबर कन्नौज से है, जहां ध्वस्त बिजली व्यवस्था को लेकर एसडीओ का घेराव किया गया। बता दें कि तिरवा बिजली घर से महिलाओं ने घेराव किया है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त न करने पर एसडीओ को चूड़ियां भेंट की गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में महिलाएं बिजली उपकेंद्र पहुंची और प्रशासन को जल्द समस्या का समाधान न होने पर मुख्यालय में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। तो तस्वीरें आप कन्नौज से देख रहे हैं, जहां पर बिजली व्यवस्था की परेशानी को लेकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया और एसडीओ का घेराव यहां पर किया गया है। साथ ही गुस्साए महिलाओं ने एसडीओ को चूड़ियां भी भेंट कर जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। बता दें कि लगातार बिजली परेशानियों का सामना यहां पर इन ग्रामीणों को करना पड़ रहा था, जिसके चलते अब गुस्साए ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और बिजली विभाग से नाराज लोगों ने एसडीओ को घेरा और गुस्साए लोगों ने यहां पर उनको चूड़ी भेंट कर कार्रवाई जल्द करने की मांग की है। नहीं रहती, धान इतनी सूख रही, हम लोग मरे जा रहे हैं मजदूरी कर करके। अगर जब धान नहीं होगी हम लोग क्या खाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? अगर कार्रवाई भैया सबसे हाथ जोड़ के करें, और ना तो अगर नहीं कर सकते हैं तो चूड़ियाँ बेच देंगे। हम लोग पहले इस्तीफा देते की समस्या है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पंखे तो ही नहीं है बिल्कुल। किसान आदमी इतना दवाई नहीं पाता जो इन्वर्टर लगवा पाए। हम लोग बताइए क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। आपके पास तो पैसा है, आप तो हर शौक पूरा कर सकते हैं, हम गरीबों के पास इतना पैसा नहीं है, हम लोग घुट घुट के रहते हैं। और अब खबर ललितपुर से है, जहां सर्विलांस टीम ने खोए हुए 151 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद फोन या तो किसी के गुम थे या कहीं गिर गए। इन मोबाइलों की कीमत 25 लाख से अधिक बताई जा रही है। अलग अलग राज्यों जनपदों से प्राप्त किए गए ये फोन। इसके बाद एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने मोबाइल स्वामियों को सौंपकर उन्हें उनके चेहरों पर वापस खुशी लौटाई है। बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन गुम होने की और गिरने की सूचना दिया था। उसी को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अभियान जो है वो हमारी द्वारा यहाँ पे चलाया गया था, जिसमें हमारी सर्विलांस की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और उसमें 151 मोबाइल फ़ोन जो है, जो अलग अलग कंपनियों के हैं, कई काफ़ी महंगे हैं, उन सबको यूपी के अलग अलग जिलों से और कुछ अन्य राज्यों से भी बरामद करके आज उनके जितने भी उनके स्वामी हैं उन सबको सुपुर्द किया जा रहा है। कैसे खोया था आपका मोबाइल? हॉस्पिटल से भर्ती थी हॉस्पिटल में। कब खोया था? 12 जनवरी को। आज मिला है मोबाइल, किसके द्वारा मिला है, कैसे मिला? पुलिस के द्वारा। आपका मोबाइल लगभग कब खोया था? मेरा खोया था फरवरी में। आज मिला है जी। किसके द्वारा मिला है? सर शासन के द्वारा। कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा। कैसे खोया था आपका मोबाइल? बाजार में गिर गया था जी। कब गिरा था? 5-6 महीने से ज़्यादा हो गया। आज मोबाइल मिला है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। किसको देंगे इसका श्रेय? पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस बारे में कि मोबाइल खोया हुआ मिल गया है। और पीलीभीत से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हापुड़ के ट्रक ड्राइवर की मौत का मामला है। हापुड़ से ट्रक में भरकर जानवर लाया था युवक, ट्रक और दीवार के बीच में दबने से हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना बिलसंडा के पहाड़गंज गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीलीभीत से है, हापुड़ के ट्रक ड्राइवर की मौत हुई है। हापुड़ से ट्रक में भरकर जानवर लाया था युवक, ट्रक और दीवार के बीच में दबने से मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना बिलसंडा के पहाड़गंज गांव का ये पूरा मामला है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पीलीभीत से पहुंचा रहे हैं, जहां पर हापुड़ के ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
ट्रक और दीवार के बीच में दबने से मौत हुई है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। और पीलीभीत में हर खबर का असर देखने को मिला है, जहां जच्चा बच्चा की मौत के बाद श्री सिद्धि विनायक अस्पताल को सील कर दिया गया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल को सील किया है। बता दें कि अस्पताल फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था, जिसके बाद पूरे मामले की जांच के बाद इस अस्पताल को सील किया गया। हर खबर की टीम पहुंची है पीलीभीत में, जहां पर एक जच्चा बच्चा की अस्पताल प्रशासन पर मौत के घाट उतार देने का आरोप लगा है। तो वहीं साथ ही पीड़ित मृतका के पति का कहना है उसके गांव की आशा पहले तो अस्पताल लेकर गई, उसके बाद इसी अस्पताल में उसको एडमिट करा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र की, जहाँ के कनपरी गाँव के रहने वाले एक युवक का आरोप है उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद वो अपनी आशा के साथ सरकारी अस्पताल लेके गया। बताया जा रहा है बच्चे का वजन अधिक होने की वजह से सरकारी अस्पताल से उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पीलीभीत रेफर कर दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें पीड़ित की, तो पीड़ित का आरोप है उसके गांव की ब्रंचा देवी आशा इसी श्री सिद्धि विनायक अस्पताल में उसको लेके आई थी और यहां पर भर्ती करा दिया है। तो वहीं बताया जा रहा है पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसकी जच्चा और बच्चा दोनों यहां पर ही मौत हो गई थी और मौत के बाद उसकी मृतक पत्नी को रेफर कर दिया। बरेली में यहां से जिस गाड़ी से भिजवाया गया था, पीड़ित का कहना है कि वो गाड़ी उसको छोड़ के वापस वहां से चली आई, जिसके बाद आज सीएमओ के आदेश पर वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अस्पताल को सील करवा दिया गया है। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। ये जो सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है, इसमें सीएमओ साहब ने इसको सीज करने का ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एक जच्चा बच्चे की मृत्यु हो गई है और उस संबंध में उनके आदेश के अनुसार ही सीज किया गया। अस्पताल को सील किया गया, किस तरह का मामला? यहाँ बिलसंडा में सिद्धि विनायक एक अस्पताल है जहाँ पे जच्चा और बच्चा की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सीएमओ साहब ने जांच के आदेश दिए थे। इसमें चिकित्सा इंचार्ज ने जो है इसकी जांच की और उसको फर्जी पाया गया, जिसे आज मौके पर जाके सीज करा दिया गया है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सजा काट रहे यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा करने का आदेश यूपी सरकार ने दे दिया है। यूपी सरकार ने अच्छे आचरण का हवाला देकर उन्हें और उनकी पत्नी को पूरी सजा काटने से पहले राहत देने का फैसला लिया। अमरमणि त्रिपाठी 2003 में उस समय चर्चा में आए थे जब उनका नाम कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में सामने आया। उस समय वो मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री थे। बता दें कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी अमरमणि त्रिपाठी की आजीवन कारावास की सजा पर रिहाई से सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। शीर्ष अदालत ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की अर्जी पर यूपी सरकार को नोटिस जरूर जारी किया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को 8 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा। इस बीच निधि शुक्ला का कहना है कि वे यूपी की राज्यपाल से अपील करेंगी कि वे रिहाई पर पुनर्विचार करें। बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए, जिससे मेरे जो 20 वर्षों का संघर्ष है उसकी कुछ लाज आप लोग रख लीजिए। सिर्फ उतनी देर का समय आप लोगों से मांग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई आदेश ना दे दे, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका फाइल करी है, जिसकी सुनवाई 25 तारीख को होनी है। तो प्रदेश के सबसे चर्चित मधुमिता हत्याकांड के आरोपी अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जिस घटना की जांच सीबीआई ने की थी, जो सबसे चर्चित हत्याकांड था, जो सीबीआई जांच में
अपराधी पाए गए, ऐसे में उनको छोड़ना सही नहीं है। इसमें समाज में डर पैदा हो सकता है। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दी है। घटना की जांच सीबीआई ने की थी और वो इतनी चर्चित उत्तर प्रदेश में हत्याकांड की घटना थी, तो ऐसे में इस तरीके से सरकार के द्वारा जो अपराधी हैं, जिनको सीबीआई जांच में अपराधी पाया गया, उनको छोड़ना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जो समाज में एक डर पैदा कर सकते हैं, समाज में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला इस बात को कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात को फिर से याचिका की है और उसकी सुनवाई है 25 तारीख को, तो ऐसी क्या जल्दी थी? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और साथ ही सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि अमरमणि की रिहाई को लेकर अजय राय ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बेटी बचाओ का नारा देती है, असल में ये सब गुनहगार हैं जो बीजेपी की सफाई मशीन में साफ हो रहे हैं। अजय राय ने कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर कहा कि अब कांग्रेस में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लड़ने वाले लोगों को पार्टी में जगह देंगे। गांधी के रास्ते पे चलेंगे, उनका आशीर्वाद लेने हम यहाँ आए हैं। निश्चित तौर से जिम्मेदारियां बड़ी हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, उन चुनौतियों को हम स्वीकार करते हैं और निश्चित तौर से आपको कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिखाई देगी, सड़कों पर दिखाई देगी, संघर्ष करती है। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमरमणि की रिहाई हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये निश्चित तौर से मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये केवल नारा लगा दिया, नारा दे दिया, स्लोगन दे दिया और उसी बेटी की हत्या करने वाले जो नेता हैं, जो लोग हैं, उनको रिहा किया जा रहा है। वो हमेशा इस तरह की चीज़ों को पोषण करती है। ऐसे घटिया और गलत लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो महिला शक्ति के साथ इस तरीके की चीजें जो किया हो उसको कठोरतम सजा देनी चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं और भाजपा के लोग हमेशा यही काम करते हैं, चाहे वो आप उठाकर देख लीजिए सेंगर का मामला हो, चाहे वो एक दूसरे जो संत हैं, क्या नाम है उनका, चिमयानंद हो, और चिमयानंद के बाद देखिए ये आ गए, क्या नाम, अमरमणि, ये आ गए। ये ऐसे ही लोग जो लोग महिलाओं की पूरी तरीके से हत्या में, रेप में शामिल हैं, उनको मुक्त किया जा रहा है। उनको सरकार जो है वॉशिंग मशीन में डालकर धो रही है। ये उनके बीच की बात है और वो दोनों लोग एक दूसरे के जैसे लोग हैं, उनके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं। कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर क्या कहना है आपका? कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी तैयार है, हमारे साथी लोग हैं, काम कर रहे हैं, हम सब लोग आगे बढ़कर कर रहे हैं। अगले महीने में आपको मजबूत और लड़ने वाले सारी चीजें सामने रहेंगी। घोसी उपचुनाव में जाएंगे, घोसी उपचुनाव में जाएंगे। बैठक है, बैठक को करें, निर्णय लेंगे और आगे किसी पे आगे के लिए तो एक ऐसे ही केवल एक आपस में एक मिलना हो रहा है, उसके बाद आगे। तो अब खबर कन्नौज से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि देर शाम अचानक मृतक के पेट में दर्द हुआ और जब पत्नी देर रात उसके लिए दवा लेकर लौटी तो युवक की मौत हो चुकी थी। पूरा मामला सौरिक थाना क्षेत्र के सकरावा का है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय जावेद के रूप में हुई। फिलहाल संदिग्ध मौत की सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। शाम को खेत पे से आए तो लेट ये कहने लगे हमें सर्दी लग रही है, तो लेटे रहे। हम चांदमिया डॉक्टर पास से दवा लाए, एक खुराक इनको दवा खिलाई, फिर बाद में दवा खा के सो गए। उसके बाद जो रात मोटे इन्होंने आवाज़ दी कि चंदा मेरे पेट में दर्द हो रहा, तो हम फिर उसके बाद 1 बजे से पहले चांदमिया के पास गए। इन्होंने चांदमिया डॉक्टर ने कैप्सूल दिया हमें गैस वाला, कहीं इनको खिला दो। जब ही हमने जाना ये खत्म हो गया, हम लोग उससे पहले जाने रहे कि खत्म हो गया। हम लोग बाहर लेटे, जी अंदर लेटे थे। और अब खबर उन्नाव से है, जहां हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नवीनगर खेरवा में खुशबू नाम की एक महिला का असलहा लहराते हुए वीडियो सामने आया है। वहीं वीडियो में असलहा किसी पुलिस वाले का लग रहा है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि प्रदेश भर में असलहों को लेकर लगातार प्रदर्शन भी होते रहे हैं।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां स्कूली वैन चालक की सनकी युवक ने डंडे और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। बता दें कि डोबिया गांव में निजी कॉलेज संचालक का भाई स्कूली वैन लेकर बच्चे लेने गया था। इसी दौरान सनकी युवक ने डंडे से हमला कर उसकी पिटाई कर दी और बाद में कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं परिजन युवक को ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर बंधक बना लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी सनकी युवक कई बार लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है। तो वहीं सजेती थाना पुलिस ने 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले का खुलासा किया है। मामले में युवक की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 2 दिन पहले 2 भाइयों ने शराब पीने के बाद एक युवक से विवाद किया, जिसमें मृतक युवक को दोनों भाइयों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतक और हत्यारोपी एक ही गांव के निवासी हैं। मामले पर डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने हत्या की घटना को खुलासा किया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनके पति की हत्या उनके गांव के 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने तहरीर में नामजद बताया। एक का नाम नरेश और दूसरे का नाम गुप्ता राविंदर है। दोनों सगे भाई हैं। उनके द्वारा जो है मेरे पति की हत्या कर दी है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सजेती के 302, 504 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई थी और इस दोनों अभियुक्त को कल गिरफ्तार कर लिया गया और माननीय न्यायालय में भेजा। तो ये पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के नेशनल हाईवे 730 पर गेहूं से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सड़क किनारे खड़े 3 लोग दब गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे लोगों को कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और बाहर निकाला, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। दरअसल ट्रक गोला FCI गोदाम से गेहूं लेकर पीलीभीत की ओर आ रहा था कि तभी पीलीभीत के आसाम चौराहे के पास बीजेपी कार्यालय के सामने अनियंत्रित होकर वो पलट गया, जिसके नीचे रामचंद्र और उसकी पत्नी हेमवती और एक सूबेदार जो कि सड़क किनारे खड़े थे, तीनों के तीनों ट्रक के नीचे दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने JCB और क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया, जिसके नीचे से तीनों घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां सूबेदार सिंह और रामचंद्र की मौत हो गई, तो वहीं हेमवती को गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। अयोध्या में ड्यूटी पर तैनात 25 बटालियन PAC रायबरेली के सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि विभागीय अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप अब लगाए जा रहे हैं। सिपाही की आत्महत्या करने का मूल कारण अवकाश न देना, 3 बार हाजिरी लेना, घास कटाना और ड्यूटी के बाद अतिरिक्त काम कराना, साथ ही समय से छुट्टी न देना, अधिकारियों द्वारा गलत स्थानांतरण किया जाना भी बताया जा रहा है, जिससे सिपाही लंबे समय से परेशान था। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।